फेसबुक लाइव में आप लोगों का स्वागत है। आज बजट आया है और जाहिर है कि तरह तरह की प्रतिक्रियाएं भी आई हैं। सरकार के लिए सबसे अच्छा बजट है, विपक्ष के लिए उसकी आलोचनाएं जायज हैं, विपक्ष के लिए ये एक तरह से इस बजट में कुछ नहीं है। हमारे जैसे लोग जो कि न सरकार में है न विपक्ष में है लेकिन जनता में है, वे कैसे सोचते हैं? मेरी व्यक्तिगत राय यह है कि मोदी सरकार का जो बजट आया है, ये जन विध्वंसक बजट है। इससे भारत की अर्थव्यवस्था और ज्यादा आने वाले समय में खराब होगी। भारत का आर्थिक विकास नहीं होगा। मोदी लाख दावे करें, मोदी का प्रोपेगेंडा गैंग लाख दावे करे, लेकिन इससे आर्थिक विकास नहीं होगा। उसका कारण यह है कि मोदी के पूरे इकोनॉमी का जो मॉडल है वो फासिस्ट इकोनॉमी के मॉडल पर आधारित है। मैं नहीं जानता कि मोदी इस बात को जानते हैं कि नहीं जानते, लेकिन अगर नहीं जानते तो उन्हें जानना चाहिए कि वे जिस रास्ते पर चल रहे हैं वह रास्ता फासिज्म की ओर जाता है। वह रास्ता फासिस्ट इकोनॉमी की ओर जाता है। मोदी चाहे जितनी ही रसभरी बातें करें, जो आइडिया लेके नरेंद्र मोदी आए हैं उसकी बैकग्राउंड समझने की जरूरत है कि ये बजट आने के पहले बड़े पैमाने पर मजदूरों के अधिकार और मजदूरों के कानून वे एक तरह से सस्पेंड कर दिए गए या नष्ट कर दिए गए, और बहुत ही सुनियोजित ढंग से नीचे यूनियनों को अप्रासंगिक और निष्क्रिय बनाया जा रहा है। यूनियनों का वो जो प्रभावशाली हस्तक्षेप होना चाहिए, अभी वो टोकन हस्तक्षेप होता है। कभी एक दिन की हड़ताल हो गई, कभी 2 दिन की हड़ताल हो गई, लेकिन यूनियनों ने ऐसी हड़ताल नहीं की अभी तक जैसी हड़ताल किसानों ने की, और किसानों ने पूरा चक्का जाम कर दिया और सरकार को एकदम रिवर्स में जाने के लिए मजबूर कर दिया। तो नरेंद्र मोदी की जो पूरी की पूरी जो अर्थशास्त्र की जो नीति है, वो अर्थशास्त्र की नीति फासिज्म के मॉडल पर टिकी हुई है, और फासिज्म के मॉडल में डेवलपमेंट की कहीं कोई जगह नहीं है। खासतौर पर वे संगठन जो कि दक्षिणपंथी राजनीति को रिप्रेजेंट करते हो, वे जब न्यू लिबरलाइजेशन के दौर में नव्य आर्थिक उदार नीतियों का पालन करते हैं, तो उनके पास में फासिज्म के रास्ते के अलावा कोई रास्ता नहीं होता। फासिज्म के रास्ते का सबसे बड़ा मोटो क्या है? सरकार को जनता की सेवक बनाने की बजाय कारपोरेट हाउस की सेवक बनाओ। सो नरेंद्र मोदी ने डे 1 से, जिस दिन से उन्होंने सरकार संभाली है, उन्होंने इस लक्ष्य को अपनी राजनीति के बुनियादी मोटो के तौर पर विकसित किया है। उसका क्लाइमैक्स है ये। यही नरेंद्र मोदी 2014 में जब वायदा करके आए थे तो ये कह के आए थे कि 2 करोड़ लोगों को हर वर्ष नौकरी दी जाएगी, लेकिन 2 करोड़ लोगों को हर वर्ष नौकरी नहीं मिली, बल्कि एवरेज 2 करोड़ लोगों की नौकरी जाती रही। फासिस्ट इकोनॉमी के मॉडल का जो इस दौर में जो एक पहलू है वो ये भी है कि पूरी की पूरी इकोनॉमी को अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं के, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के एक तरह से निर्देशों के आधार पर चलाओ।
कारपोरेट घरानों के निर्देशों के आधार पर चलाओ। और इस दृष्टि से नरेंद्र मोदी बहुत ही ऑनेस्ट ढंग से फासिज्म के फार्मूलों को अर्थव्यवस्था में लागू कर रहे हैं। कहने के लिए वो डेमोक्रेट हैं, वो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट के प्रधानमंत्री हैं, वे लोकतंत्र के जरिए चुनी गई सरकार के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन वे लोकतांत्रिक अर्थव्यवस्था को लागू नहीं कर रहे। लोकतांत्रिक अर्थव्यवस्था के किसी भी आर्थिक पहलू को पिछले 7 साल में उन्होंने अपने मॉडल में शामिल नहीं किया। तो नरेंद्र मोदी के आने के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था की अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों पर, आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, बहुराष्ट्रीय संस्थाएं हैं, जो वित्तीय संस्थाएं, उन पर आर्थिक निर्भरता बढ़ी है। भारत और ज्यादा विदेशी पूंजी का कर्जगीर बना है। अब वे जो तय करते हैं, वे जो सजेस्ट करते हैं, नरेंद्र मोदी वह करने के लिए अभिशप्त हैं। मुकेश अंबानी और अदानी जैसे लोग जो कहते हैं वह मानने के लिए अभिशप्त हैं। मैंने फेसबुक पर कुछ पोस्ट लिखी हैं जिनसे इस बजट की जिसे कहें के चरित्र को समझने में आपको मदद मिल सकती है। भारत सरकार के पास में ऑफिशियली अभी 9 लाख के करीब पोस्ट खाली हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी ने यह बैन लगाया हुआ है कि सरकारी पोस्ट भरी नहीं जाएंगी। सरकारी पोस्ट अगर भरी नहीं जाएंगी और सिर्फ विज्ञापन निकलेंगे, और विज्ञापन निकलने के बाद में वे एक तरह से खेल तमाशा होके वे फिर डंप हो जाएंगे, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि लगातार बेरोजगारों की फौज तैयार करो। बेरोजगारों की जितनी बड़ी फौज तैयार होगी उतने ही ज्यादा अपराधी इस समाज में तैयार होंगे। बेरोजगारों की जितनी फौज तैयार होगी उतने ही राम के रखवाले हिंसक गिरोह तैयार होंगे। धर्म के नाम पर, पृथकतावाद के नाम पर, सांप्रदायिकता के नाम पर लड़ने वाले गिरोह पैदा होंगे। वायलेंस बढ़ेगा, और जब वायलेंस बढ़ेगा तो जो विवेकवादी लोग हैं, जो लोकतांत्रिक लोग हैं, जो स्त्रियां हैं, दलित हैं, मुसलमान हैं, इनके ऊपर हमले बढ़ेंगे। और यही वह बुनियादी मोटो है जो कि नए मोदी इकोनॉमी का लक्ष्य है। आप छोटे छोटे डाटा के जरिए, छोटी छोटी चीजों के जरिए आप उसे देख रहे हैं, उसकी जो बड़ी पिक्चर है उसे आप देखने की कोशिश कीजिए कि नरेंद्र मोदी के पास में 9 लाख पोस्ट खाली हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी ने पिछले 7 साल में वे पोस्ट नहीं भरी। वायदा करके आए थे कि 90 दिन में सरकारी पोस्ट भर दी जाएंगी, लेकिन वे पोस्ट नहीं भरी गई। न वे उत्तर प्रदेश में भरी गई, न वो दिल्ली में भरी गई। विभिन्न मंत्रालयों के बजट घटाए गए हैं, सब्सिडीज घटाई गई है। यहां तक कि सबसे बड़ा क्लाइमैक्स यह है कि बजट पेश किया जा रहा है, नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान में कितने लोग बेरोजगार हैं इसका आंकड़ा देने के लिए तैयार नहीं है। अरे बजट में 2 लाइन लिखने में क्या परेशानी है कि हिंदुस्तान में अभी कितने लोग बेरोजगार हैं? 2 लाइन में यह बात लिखने में क्या परेशानी है कि पिछले दिनों आर्थिक समस्याओं के कारण इतने लोगों की नौकरी चली गई? लेकिन नहीं, क्योंकि हर नरेंद्र मोदी जैसे नेता का, जिसका कि जनतंत्र में और लोकतांत्रिक जो अर्थव्यवस्था के जो प्रिंसिपल्स होते हैं, सिद्धांत होते हैं, उनमें जिसका विश्वास ही नहीं है, वो पहला काम यह करता है कि वह ट्रांसपेरेंसी से भागता है, पारदर्शिता से भागता है, वह सच बोलने से भागता है। पहले की सरकारें बताती रही हैं कितने लोग देश में बेरोजगार हैं, ग्रामीण क्षेत्र में कितने लोग बेरोजगार हैं, खेतिहर मजदूर कितने बेरोजगार हैं, शिक्षित बेरोजगार कितने हैं, ग्रेजुएट बेरोजगार कितने, ये आंकड़े पिछली सरकारों के आपको मिल जाएंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी के शासन में ये आंकड़े जुटाना और सरकारी बजट में इनकी सूचनाएं आना, ये अपने आप में बहुत मुश्किल चीज हो गई है।
स्थिति यह है कि ये राष्ट्रवाद की जय करते करते और जय श्री राम करते करते भारत आज सबसे अधिक विदेशी कर्ज में डूबा हुआ है। 600 बिलियन डॉलर का कर्ज भारत के ऊपर है। नरेंद्र मोदी की क्षमता नहीं है उसमें से कर्ज उतारने की अब, और वो कर्ज बढ़ रहा है, दिन दूनी रात चौगनी गति से बढ़ रहा है। और मीडिया क्या रुख है? मीडिया को कायदे से नरेंद्र मोदी के इन तमाम किस्म के जो जन विरोधी पहलू हैं, बजट के जो तमाम किस्म के जन विरोधी पहलू हैं, इनको उद्घाटित करना चाहिए। लेकिन मीडिया का एक गेम चल रहा है, प्रोपेगेंडा गेम। और वो गेम यह है कि बजट के बारे में वही बोलो जो बाजार बोलता है। जनता क्या बोलती है, जनता के ऊपर बजट के बारे में क्या कहा गया है, जनता के लिए क्या चीज है, इसके बारे में बात मत करो। बात वह करो जो बाजार बोलता है और बाजार की शक्तियां बोलती हैं, यानी कॉर्पोरेट हाउस बोलते हैं। तो मीडिया में उन्हीं लोगों को बोलने की स्वतंत्रता है जो बाजार की शक्तियों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको मीडिया के जरिए बजट का सत्य दिखाई नहीं देगा। सरकार ने कहा है कि वो 60 लाख नौकरियां देगी। सवाल यह कैसे देगी? सरकार ने तो ऑफिशियली बैन लगाया हुआ है, केंद्र सरकार की नौकरियों पर ऑफिशियली नरेंद्र मोदी ने पाबंदी लगाई हुई है। नरेंद्र मोदी अगर पाबंदी नहीं हटाएंगे तो नौकरियां निकलेंगी कहां से? ऑफिशियली सरकार कह चुकी है कि 9.25 लाख से अधिक पोस्ट खाली पड़ी हैं। ये लास्ट ईयर जो है पार्लियामेंट में ऑफिशियली स्टेटमेंट दिया है नरेंद्र मोदी सरकार के मंत्री ने। लेकिन आपके बजट में तो कोई ब्लूप्रिंट नहीं है कि ये पोस्ट कैसे भरी जाएंगी, क्योंकि आपने तो पाबंदी लगाई हुई है। ऑफिशियली पाबंदी हटेगी नहीं तो नौकरियां निकलेंगी कहां से, भरी कैसे जाएंगी पोस्ट? तो बजट के बारे में वह कहो जो बाजार की शक्तियां कहती हैं। बजट के बारे में वह कहो जो झूठ से भरा हो। और यही फासिज्म के अर्थशास्त्र का एक बेसिक है। दूसरा एक और है पहलू जो कि नरेंद्र मोदी ने बजट में अपनी उसकी संरचना में रखा है। सरकार मदद कर रही है, सरकार दायित्व निभा रही है, जनता को शक्ति प्रदान कर रही है, जनता का सशक्तिकरण कर रही है। ये जो भाषा है ये टिपिकल हिटलर की और फासिज्म की भाषा है। हिटलर के जमाने में जब बजट पेश किए जाते थे तो इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल होता था। और जब इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करके बजट पेश किए जा रहे हैं और जब लोगों से पूछा जाता है, सरकार के लोगों से पूछा जाता है कि इकोनॉमी का इतना विध्वंस कैसे हो गया नरेंद्र मोदी जैसे महान ताकतवर नेता के रहते हुए, जब बीजेपी के कार्यकर्ताओं से, उनके प्रचारकों से पूछा जाता है कि इकोनॉमी कोलैप्स कैसे कर गई, तो क्या तर्क होता है उनका? उनका तर्क होता है कांग्रेस की नीतियों के कारण, विपक्ष की नीतियों के कारण। यानी अब एक नया नागरिक बनाया जा रहा है जो कि एकदम इतिहास से शून्य है। उसे आप इतिहास नहीं बताते, आप उसे सिर्फ गाली गलौज देना सिखाते हैं और उसको एक चीज सिखाते हैं कि अतीत के विकास और अतीत में जो संस्थानों ने भूमिका निभाई है उनके प्रति हे दृष्टि, घृणा की दृष्टि रखो, उनको अस्वीकार करो। उनको लगातार रोज कलंकित करो। और जब आप अतीत के संस्थान, अतीत की नीतियां, इन्हें कलंकित करेंगे, इनके प्रति हेय दृष्टि विकसित करेंगे, तो कौन सी चीज मीडिया आपके सामने पेश करेगा? नरेंद्र मोदी का कोई विकल्प नहीं है।
नरेंद्र मोदी अपरिहार्य और अनिवार्य है। और नरेंद्र मोदी को कोई चुनौती देने वाला भी नहीं है। वो तो पप्पू है, वो परिवारवाद में घिरा हुआ है, वो जो है वो चमारवाद में घिरी हुई है। नरेंद्र मोदी देश के विकास में घिरे हुए हैं, जिसकी वजह से पूरी इकोनॉमी कोलैप्स कर चुकी है और ऑफिशियली 20 करोड़ से ज्यादा लोगों की नौकरी जा चुकी है। वायदा था 2014 में हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने का। नरेंद्र मोदी की स्पीड बहुत अच्छी है नौकरी देने की। उन्होंने पिछले 7 साल में, 7.5 साल में 2 करोड़ लोगों की एवरेज नौकरी हर साल छीनी। 20 करोड़ ऐसे ही थोड़ा ही उन्होंने माइलस्टोन अर्जित किया है कि नौकरी छीनने का। मैं बार बार लिखता रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जो कह रहे हैं वे इसका एकदम उलट करेंगे। अब जब वो कह रहे हैं कि 60 लाख लोगों को नौकरी देंगे, आप तय मानिए आने वाले कुछ सालों में अगर आपने नरेंद्र मोदी को जिताया तो तय मानिए 6 करोड़ लोगों की कम से कम नौकरियां और जाएंगी, क्योंकि नौकरी नरेंद्र मोदी देने वाले नहीं है। वो आपको विकल्प बता चुके हैं, आप समोसा बेचिए। वो आपको विकल्प बता चुके हैं कि अगर आपके पास कोई काम नहीं है तो आप मंदिर जाइए, प्रार्थना कीजिए, गंगा जाइए, डुबकी लगाइए, कुंभ का मेला जाइए, अमावस्या का मेला जाइए, आप नहाइए, अपना टाइम पास कीजिए। और अगर पैसे की कमी है तो आपके सामने एक ही विकल्प है, क्राइम, क्राइम और सिर्फ क्राइम। क्योंकि सभ्यता के लिए नरेंद्र मोदी को कोई भी ऑल्टरनेटिव पसंद नहीं है। सभ्यता का विकास कैसे होगा इसको लेकर नरेंद्र मोदी के पास में कोई विजन नहीं है, उनके बजट में दिखाई नहीं देता। उसका एक छोटा सा रिफ्लेक्शन है कि संस्कृति मंत्रालय का बजट लगातार नरेंद्र मोदी के शासन में कटेल होता रहा है और इस बार भी कटेल हुआ है, क्योंकि नरेंद्र मोदी का सभ्यता से बैर है। सभ्य बनने के लिए जरूरी है कि आदमी आत्मनिर्भर बने, उसके पास रोजगार हो, और सभ्य बनने के लिए जरूरी है कि सरकार लोकतांत्रिक मूल्यों का और लोकतांत्रिक आर्थिक मूल्यों का पालन करे। बजट बनाते समय लोकतांत्रिक आर्थिक पैमाने लागू किए जाने चाहिए बजट में। नरेंद्र मोदी का जो पूरा का पूरा बजट जो निर्मला सीतारमण ने पेश किया है, वो बजट पूरा का पूरा लोकतांत्रिक इकोनॉमी के जो बेसिक फाउंडेशन है, प्रिंसिपल्स है, उनकी अवहेलना करके और उनको एकदम बट्टे खाते में डाल के तैयार किया गया है। हाँ, एक काम जरूर हुआ है, थैंक्स फॉर न्यू लिबरलाइजेशन, कि अब हर चीज जो है वो कंप्यूटरीकरण से, स्वचालितीकरण से, हर चीज इंटरनेट से जोड़ दी गई है। और इस इंटरनेट और कंप्यूटर की सेवा का नरेंद्र मोदी बड़ा जम के प्रचार कर रहे हैं। ये जो नए किस्म का जो कंप्यूटरीकरण है, प्लानिंग का भी कंप्यूटरीकरण है, प्लानिंग से जुड़ी हुई तमाम किस्म की योजनाओं का भी कंप्यूटरीकरण है, जिसका कि बढ़ चढ़ के प्रचार नरेंद्र मोदी का प्रोपेगेंडा मॉडल कर रहा है। उसने एक खास किस्म की, यह नियम है, यह अर्थशास्त्र का नियम है कि अगर आप इकोनॉमी का कंप्यूटराइजेशन करेंगे और इकोनॉमी की तमाम प्लानिंग योजनाओं का कंप्यूटराइजेशन करेंगे तो आप देश को सैन्यवाद की ओर लेकर जाएंगे। और यही वजह है कि इस बार बजट में सेना के लिए बड़ी मात्रा में 25% से अधिक धन आवंटित किया गया है। तो ये कंप्यूटराइजेशन, सारी योजनाओं का कंप्यूटराइजेशन, जो योजनाएं इंप्लीमेंट हो उनका भी कंप्यूटराइजेशन, और कंप्यूटर जो कहेगा वो सही। अगर कंप्यूटर ने तय कर दिया है कि जगदीश्वर जी इज डेड, तो जगदीश्वर जी इज डेड, चाहे वो साक्षात खड़े रहे। अब वो सिद्ध करते रहे, प्रमाण लाते रहे, लेकिन कंप्यूटर में एक बार अगर आ गया डेड तो डेड।
कंप्यूटर की संस्कृति जिसको कि नरेंद्र मोदी सबसे ज्यादा हाईलाइट कर रहे हैं और इस बजट में भी हाईलाइट किया गया है, वो संस्कृति सैन्यवाद को सबसे अधिक बढ़ावा देती है, साइकोलॉजिकली लोगों के अंदर आक्रामकता को बढ़ावा देती है। इस संस्कृति ने पहले की सभ्यता की, गणना की जो कल्चर थी, लोगों के वेरिफिकेशन की, फिजिकल वेरिफिकेशन की जो कल्चर थी, उसे पूरी तरह से अपदस्थ कर दिया है। और सबसे बड़ी जो खतरनाक चीज हुई है वो ये कि अब लॉजिक के ऊपर कंप्यूटर का राज है। आप कोई भी तर्क दीजिए, कंप्यूटर जो कहेगा वो सही है। तो अब कंप्यूटर तर्क से ऊपर है, और जब कंप्यूटर तर्क से ऊपर है तो मोदी तो कंप्यूटर से भी ऊपर है। एक अन्य चीज और महत्वपूर्ण चीज, वो ये कि अर्थव्यवस्था में पहले लोगों की हिस्सेदारी होती थी। अर्थव्यवस्था के पहलुओं पर पहले खुल के बहस मुबाहिसे, तरह तरह के ऑब्जर्वेशंस मांगे जाते थे, खुल के डिबेट होती थी। लेकिन अब जब से मोदी आए हैं, अर्थव्यवस्था पर बहस तकरीबन बंद हो चुकी है। अर्थव्यवस्था संबंधी किसी भी किस्म के प्रगतिशील विचार को, आइडिया को, नए सुझावों को नरेंद्र मोदी की सरकार एक्सेप्ट नहीं करती। पिछले कई बजट का अनुभव इस बात को पुष्ट करता है। नरेंद्र मोदी ने एक नई चीज डेवलप की है। वो डेवलप यह किया है कि उन्होंने अर्थव्यवस्था के साथ में, अपनी अर्थनीति के साथ में, मोदी ने अपने अर्थशास्त्र के साथ में भीड़ की संस्कृति डेवलप की है। इतने लोग मेरे उपायों के पक्ष में हैं, इतने लोग मेरी योजनाओं के पक्ष में हैं। ये जो भीड़ की कल्चर है, अभी आने हो जाएंगे सर्वे कि नरेंद्र मोदी का जो बजट आया है उसे कितने लोग पसंद करते हैं और कितने लोग नापसंद करते हैं। ये जो तरीका है, ये तरीका भीड़ की संस्कृति को पैदा करने का तरीका है। नरेंद्र मोदी विवेकवान लोगों से, अर्थशास्त्रियों से, विभिन्न विचारधारा के अर्थशास्त्रियों से, जो नरेंद्र मोदी से मतभिन्नता रखे ऐसे अर्थशास्त्रियों से, उनके विचारों से तर्क वितर्क करना नहीं चाहते। वे नहीं चाहते कि अर्थव्यवस्था पर खुल के ऐसे बहस हो। वे क्या चाहते हैं? वे चाहते हैं कि अर्थव्यवस्था को सपोर्ट किससे मिले? भीड़ की संस्कृति से। तो अब भीड़ की संस्कृति का हस्तक्षेप बढ़ गया। बजट आया, बजट आने के बाद में मीडिया गैंग, जो बीजेपी का मीडिया गैंग है, वो गैंग एकदम एक्टिव हो गया। वो साइबर से लेके, व्हाट्सएप से लेके, वो तमाम मीडिया के चैनल से लेके सब जगह एक्टिव हो गया। अब ये भीड़ की संस्कृति अब तय कर रही है बजट अच्छा है। सो भीड़ की संस्कृति के जरिए आप कर क्या रहे हैं? आप हस्तक्षेप की कल्चर को ही बदल रहे हैं। पहले यह था कि अगर किसी का अच्छा विचार आया, किसी का आइडिया आया, तो सरकार सुनती थी, उस पर विचार करती थी। कई बार ऐसा हुआ है, सरकार की तीखी, बजट की तीखी आलोचनाएं हुई हैं। कालांतर में सरकार ने उन आलोचनाओं को कंसीडर किया और उसके आधार पर बजट का चरित्र बदला है। मसलन एक उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको। हिंदुस्तान में महिलाएं लंबे समय से मांग कर रही थीं कि बजट के केंद्र में स्त्रियों को लाया जाना चाहिए, स्त्री केंद्रित बजट होना चाहिए। कई दशकों से मांग चली आ रही थी। मनमोहन सिंह की सरकार ने, यूपीए गवर्नमेंट में, जिस समय चिदंबरम मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री हुआ करते थे, बाकायदा विमेन्स फ्रेंडली स्त्री केंद्रित बजट का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। मांग कौन लोग कर रहे थे? कांग्रेस के लोग नहीं कर रहे थे, जो कांग्रेस के मुखर विरोधी हैं, जो कांग्रेस के लिए रोज पराजय की कामना करते थे, वे लोग मांग कर रहे थे और उसको कांग्रेस ने कंसीडर किया। तमाम किस्म के कई साल बहसों में जब यह चीज पाई गई कि जो पंचवर्षीय योजनाएं लागू हो रही हैं, वे पंचवर्षीय योजनाएं मुसलमानों तक नहीं पहुंच रही,
उनके लाभ मुसलमानों तक नहीं पहुंच रहे। उसके बाद यह तय किया गया कि नहीं, सच्चर कमीशन बनाया जाए, और सच्चर कमीशन की रिकमेंडेशन आने के बाद में बजट में बाकायदा 15 पॉइंट प्रोग्राम मुसलमानों के लिए अडॉप्ट किया गया। मनमोहन सिंह की सरकार के समय बाकायदा आवंटित किया गया कि हर मद में कैसे कितने पैसे दिए जाएंगे मुसलमानों के विकास के लिए, किस किस मद में। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार तो किसी भी किस्म के क्रिटिसिज्म को सुनने के लिए तैयार नहीं है। वह सिर्फ भीड़ की प्रतिक्रियाओं से संचालित होती है, और उसने भीड़ की प्रतिक्रियाओं को पैदा करके बजट के बारे में जो एक गंभीर हस्तक्षेप हो सकता है उसे बाधित किया है। एक अन्य चीज और महत्वपूर्ण चीज वो ये कि अब पहले ये होता कि प्लानिंग बनती थी, नीति बनती थी, तो नीति में कुछ संभावनाएं रहती थी। अब संभावनाओं के द्वार बंद कर दिए गए। चांस है तुम्हारा, लग गई नौकरी तो लग गई, नहीं तो चूल्हे में जाओ। कोई गारंटी नहीं है नौकरी लगेगी, क्योंकि जब पिछले 7 साल में आपकी नौकरी नहीं लगी तो अगले सन 24 तक नौकरी लगेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। बजट लोगों के बीच में संभावनाओं के द्वार खोलता था। नरेंद्र मोदी ने जो अपना फासिस्ट बजट का मॉडल चुना, वो मॉडल यह है कि जिसमें संभावनाओं के द्वार बंद हो जाते हैं। एक और चीज है जिसका कि नरेंद्र मोदी अपने बजट बनाते समय, बजट पर प्रचार करते समय फायदा उठा रहे हैं, अपने प्रोपेगेंडा में फायदा उठा रहे हैं, वो ये कि हमारे यहां बजट जनता की जो रियल मानसिक दशा होती है और फीलिंग्स होती हैं उसको रिफ्लेक्ट नहीं करता, और ये चीज पिछले 7 साल में सबसे ज्यादा प्रतिबिंबित हुई है, इस बजट में भी है। तो जब जनता की फीलिंग्स ही बजट में अभिव्यंजित नहीं होंगी तो जनता के हित में बजट काम कैसे करेगा। 1 साल किसान आंदोलन चला जिसमें कि लाखों किसानों ने भाग लिया, करोड़ों किसान उसके पीछे गोलबंद हुए, रिजल्ट जीरो। बजट में कोई रिफ्लेक्शन नहीं किसानों के हित के लिए। बल्कि उल्टे जो गांव में जो मनरेगा योजना चलती थी, उस मनरेगा योजना के बजट में लास्ट ईयर जितना आवंटन किया गया था उसको और घटा दिया गया। बेरोजगारी बढ़ रही है। अब गांव में सिर्फ 36 दिन काम मिलता है, लेकिन अगले वर्ष 36 दिन से भी कम काम मिलेगा, क्योंकि बजट में कटौती कर दी गई है, और छोटी मोटी कटौती नहीं की गई है। नरेंद्र मोदी ने जो बजट में कटौती की है वो बहुत मजेदार है। वो ये कि मनरेगा के तहत अब सिर्फ 78,000 करोड़ रुपया रखे गए। अब साल में अगर 25 दिन काम मिल जाए तो बहुत है किसी भी मजदूर के लिए। अब आप सोचिए, एक मजदूर 25 दिन काम करके साल में कैसे गुजारा करेगा। आखिरी चीज वो ये कि पहले ये था कि हम क्रमिक आर्थिक विकास का एक तरह से रिफ्लेक्शन बजट में पाते थे। बजट जो है वो हमारे जो ग्रोथ है उसका एक तरह से क्रमिक विकास, उसके मॉडल को लेकर चलता था। नरेंद्र मोदी जब से आए हैं उन्होंने पहले प्लानिंग कमीशन खत्म किया, और प्लानिंग कमीशन जब खत्म हो गया तो अब नरेंद्र मोदी के मूड और विम्स पर निर्भर करता है, नरेंद्र मोदी की इच्छा और अहंकार और मन पर निर्भर करता है कि कौन सी योजना चलेगी, कौन सी योजना में क्या होगा क्या नहीं होगा। अर्थशास्त्रियों की इसमें बहुत कम भूमिका होती है, और यही वजह है कि नरेंद्र मोदी ने जिन अर्थशास्त्रियों को
अपने यहां सलाह के लिए रखा, विदेश से बुला के सलाह के लिए रखा, वे लोग सब काम छोड़कर चले गए। क्यों? उनकी कोई सुनता नहीं था। तो पहले जो क्रमिक आर्थिक राजनीतिक विकास की परिकल्पना बजट में कंटिन्यूएशन में आती थी, अब वो कॉन्सेप्ट गायब हो चुका है, बल्कि अब उल्टा है। अब उल्टा यह है कि अब आप जितनी बार बजट आता है उतनी बार क्रमिक विध्वंस के नए एरिया खुलते हैं। उसकी भाषा कुछ भी हो। नरेंद्र मोदी के पिछले 7 साल के बजट जो भी आए हैं, वे बजट अर्थव्यवस्था को क्रमशः विध्वंस के मार्ग पर ले गए। और विध्वंस के मार्ग का तर्क यह है कि अगर जो नीचे तबाही मची है, ये जो नीचे बेरोजगारी है, ये बेरोजगारी और जो विनाश हुआ है, इसका कारण ये पुरानी नीतियां, नरेंद्र मोदी की नहीं। सरकार नरेंद्र मोदी चलाए, सारे अधिकार नरेंद्र मोदी के पास हो, लेकिन विध्वंस किसकी वजह से हो रहा है? पुरानी नीति। अरे तुम बदल दो पुरानी नीतियों को, लेकिन ये तो बोल नहीं रहे हो, बोल झूठ रहे हो। असल चीज क्या है? असल चीज यह है कि नरेंद्र मोदी ने जो बजट का मॉडल चुना है, वो क्रमिक विध्वंस के आर्थिक विकास का मॉडल चुना है। नरेंद्र मोदी की एक बड़ी फेमस लाइन है जो आप सब लोगों ने सुनी है, जिसको कि वो कहते हैं, वो लाइन ये है, हम भारतवासी चाहें तो महान भारत बना सकते हैं। अब नो मन तेलो न राधा रांचे। नरेंद्र मोदी तो चाहते हैं, अब तुम सोचो, अगर महान भारत बनाना है तो तुम सोचो, नरेंद्र मोदी नहीं सोचेंगे। हिंदुस्तान का जो विनाश और विध्वंस हो रहा है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? तुम लोग जिम्मेदार हो, क्योंकि तुम लोग नहीं सोचते महान भारत बनाने के बारे में। नरेंद्र मोदी तो महान भारत बनाने के बारे में सोच रहे हैं, वो तो प्रधानमंत्री बन गए। तो नरेंद्र मोदी ने अपनी जिम्मेदारी, भारत को महान और आत्मनिर्भर बनाने की जिम्मेदारी किसके ऊपर डाल दी? जनता के ऊपर। अब देश का जो विकास नहीं हो पा रहा है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? तुम जिम्मेदार हो, जनता जिम्मेदार है। और इसके लिए कितनी सुंदर भाषा है, हम भारतवासी चाहे तो महान भारत बना सकते हैं। बस आपके चाहने की देर है। भारत महान बना रखा है। अरे कहीं चाहने से, कहीं इच्छा शक्ति से महान भारत का निर्माण, या किसी भी व्यक्ति का निर्माण, या समाज का निर्माण, या किसी मोहल्ले या गली या खेत खलिहान का निर्माण होता है? निर्माण के लिए नीति, नियम, कायदे, संसाधन और सरकार की मदद अनिवार्य तौर पर जरूरी है। वो सिर्फ इच्छा शक्ति का मामला नहीं है। तो अब कर क्या रहे? नरेंद्र मोदी इस नारे की आड़ में, हम भारतवासी चाहें तो महान भारत बना सकते हैं, इस नारे की आड़ में आपके कंधों पर जो कुछ हो रहा है उसकी जिम्मेदारी डाल के वे अपने विध्वंसक अर्थशास्त्र को छिपा रहे हैं। नरेंद्र मोदी की नीति क्या है? हिटलर से थोड़ा सा अलग है। देखिए, मैं हिटलर के साथ में नरेंद्र मोदी को एक में एक नहीं करना चाहता। हिटलर की नीति थी कि जनता सड़कों पर आए। नरेंद्र मोदी की नीति है जनता घर में रहे। टीवी देखिए, आप वीडियो देखिए, आप साइबर करिए, आप जो कुछ करना है करिए, लेकिन घर में रहिए। हिटलर चाहता था जनता सड़कों पर निकले और नारेबाजी करे, हेल हिटलर के नारे लगाए। नरेंद्र मोदी चाहते हैं
कि जनता घर में रहे और घर में बैठ के फेसबुक, ट्विटर, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, इनके जरिए हेल मोदी करती रहे। ये एक फर्क है। अंत में नरेंद्र मोदी ने एक शानदार जनता बनाई है, एक ऐसी जनता का निर्माण किया है जो जनता इतिहास से शून्य है, इतिहास से रहित है। नरेंद्र मोदी को जो अनुयायी हैं, क्योंकि हर नेता अपनी जनता भी कल्टीवेट करता है। नेहरू ने एक जनता कल्टीवेट की थी अपने लिए, इंदिरा गांधी ने अपनी जनता कल्टीवेट की थी, कम्युनिस्टों ने अपनी जनता कल्टीवेट की थी। हर नेता को अपनी जनता निर्मित करनी पड़ती है, उसी तरह जैसे हर लेखक को अपने पाठक निर्मित करने पड़ते हैं। तो नरेंद्र मोदी ने अपनी जनता कल्टीवेट की है, निर्मित की है, अर्जित की है, उसने उसे बनाया है। और वो कैसी जनता है? वह इतिहास रहित जनता है। नरेंद्र मोदी के जो अनुयायी हैं, नरेंद्र मोदी के जो प्रचारक है, नरेंद्र मोदी का जो वोटर है, उसके मन में कूट कूट के ये बात भर दी गई है। वो बेचारी, वो बहुत ऑनेस्ट है, वो जो कंगना रणावत, मैं उसकी प्रशंसा करूंगा। मैं, उसने सही कहा, आजादी तो 2014 से ही आई, उसके पहले आजादी नहीं थी। इसे कहते हैं इतिहास रहित व्यक्ति बनाना। कंगना रणावत जब ये बात बोल रही थी तो वह ये बता रही थी कि नरेंद्र मोदी ने जो जनता बनाई है वो ऐसी जनता है जो इतिहास शून्य जनता है। नेहरू के पास जो जनता थी वो ऐसी जनता थी जिसके पास में स्वाधीनता आंदोलन के विवेक की चेतना थी, उसकी कुर्बानियों की कहानियां थी, किस्से थे। लेकिन नरेंद्र मोदी की जनता के पास में न तो स्वाधीनता आंदोलन के विवेक के किस्से हैं, न स्वाधीनता आंदोलन की कुर्बानियों के किस्से हैं, न वैज्ञानिक उपलब्धियों के किस्से हैं, न धर्मनिरपेक्षता की उपलब्धियों के किस्से हैं। वहां एक ऐसी जनता है जो कि एकदम इतिहास शून्य है। और ये नरेंद्र मोदी की बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ये सारे बजट और इनका जो मॉडल है वो इस इतिहास शून्य जनता के पेट भरने के लिए काफी है। इतिहास जनता तब बनाती है जब जनता इतिहास में शामिल होती है, सड़कों पर निकलती है, आंदोलन करती है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने तो मॉडल चुना है, घर में जाओ, मोबाइल देखो, टीवी देखो, साइबर देखो, आंदोलन मत करो, जो कुछ बोलना है व्हाट्सएप में सुनो और बोलो। नरेंद्र मोदी को वर्तमान में हस्तक्षेप पसंद नहीं है। वर्तमान में हस्तक्षेप करेंगे तो घर से बाहर निकलना पड़ेगा, और नरेंद्र मोदी चाहते नहीं कि आप घर से बाहर निकलें। नरेंद्र मोदी चाहते नहीं कि आपके विश्वविद्यालय कॉलेज खुलें। नरेंद्र मोदी नहीं चाहते कि आप सड़कों पर आंदोलन करें। अगर आंदोलन करने जाएंगे तो लाठी चार्ज होगा, आपके ऊपर केस लगाए जाएंगे, यहां तक कि आपके ऊपर राजद्रोह के भी केस लगाए जाएंगे अगर आप सामान्य लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए आप सड़कों पर निकलेंगे तो। क्योंकि नरेंद्र मोदी का जो मॉडल है वो ये, घर में जाओ, वापस जाओ। हिटलर का मॉडल था सड़कों पर जाओ और हेल हिटलर करो, और नरेंद्र मोदी का मॉडल क्या है? घर में जाओ, और नारा कौन सा? घर घर मोदी, हर हर मोदी। ये जो घर घर मोदी, हर हर मोदी में जो असल जो व्यंजना है वो ये, जनता अब घर में लौटे, चौखट के बाहर दिखाई नहीं देनी चाहिए, सड़कों पर गलियों पर आंदोलन करती हुई जनता दिखाई नहीं देनी चाहिए। और जो जनता सड़कों पर आंदोलन कर रही है वो जनता देशद्रोही जनता है। अच्छी जनता कौन सी? नरेंद्र मोदी के लिए और नरेंद्र मोदी के नजरिए से वह जनता जो कंगना रणावत जिसे रिप्रेजेंट करती है, इतिहास रहित जनता, जिसमें न लोकतांत्रिक मूल्यों का कोई बोध है, न उसे लोकतांत्रिक आंदोलन, उसके इतिहास, उसकी कुर्बानियां, उनका कोई सेंस है, न उसे स्वाधीनता आंदोलन से कोई लेना देना है। तो नरेंद्र मोदी जो चाहते हैं वो ये कि अब आप घर में रहें। लेकिन एक क्षेत्र है ऐसा, जनता में एक वर्ग है ऐसा जो कि घर में नहीं रहना चाहता, और उसे घर में नहीं रहना चाहिए, उसे जन आंदोलन करने चाहिए। और ये जो घर घुस
ने वाली जनता, जो घर में रहने वाली जनता जो नरेंद्र मोदी ने क्रिएट की है, इस जनता को घर के बाहर निकाला जाना चाहिए। किसानों की सबसे बड़ी ताकत वो ये नहीं थी कि उनके पास में सारे संगठन एक हो गए थे, वो तो थी ही, लेकिन सबसे बड़ी ताकत यह थी कि उन्होंने घर में घुसे हुए किसान को सड़क पर निकाल दिया था। और जो घर घर मोदी का नारा, जिसमें कि जनता को घर में घुसेड़ दिया गया था, उन्होंने किसान को सड़क पर निकाल के मोदी के खिलाफ में जनता को लामबंद कर दिया था। तो घर घर मोदी के नारे को अगर आपको परास्त करना है तो घर घर से जनता को बाहर निकालना होगा, और यह लड़ाई का नया क्षेत्र है। पुराने तरीके से आप लड़ाई नहीं लड़ सकते नरेंद्र मोदी से। एक और चीज, आखिरी चीज कह के मैं ये बात खत्म करूंगा। एक जमाने में एक सोवियत संघ के वैज्ञानिक थे, येवजेनिक जमायतीन। उनकी बहुत ही एक शानदार किताब है इन वी। उसमें उन्होंने एक कल्पना की थी, और वो बाई चांस की बात है कि वो कल्पना भारत में साकार हुई है। नरेंद्र मोदी को, और भी दुनिया के देशों में, कई देशों में ये साकार हुई, इवन वो सोवियत संघ में भी साकार हुई। वो कल्पना ये की थी उन्होंने कि एक ऐसा जमाना आने वाला है कि जनता को प्रतिगामी तरीकों से घर में बंदी बनाया जाएगा। प्रतिगामी तरीकों से घर में बंदी बना के जनता की फिर निगरानी की जाएगी, और इन प्रतिगामी तरीकों से उसकी साइकोलॉजी और मनोदशा भी बनाई जाएगी। सोवियत संघ में यह चीज लागू की गई। नरेंद्र मोदी अपने तरीके से हिंदुस्तान में यह चीज लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका एक ही प्रत्युत्तर है, घर से बाहर निकलो, आंदोलन करो, हर मसले पर जिस पर भी आपकी असहमति है उस पर आंदोलन करो। और ये जो अप्रसन्नता और आक्रामकता जो नौजवानों में भर दी गई है, नौजवानों को रास्ता दिखाओ। अप्रसन्नता और आक्रामकता लोकतंत्र के लिए जहर है। गरीबी में भी खुश होना और गरीबी में भी खुश होकर लड़ना हमें सीखना चाहिए। गरीबी में भी खुश होकर कुर्बानी देना हमें सीखना चाहिए। आक्रामकता हमारे लिए खतरनाक है। हमारे स्वाधीनता आंदोलन में जिन लोगों को शहीद कहा जाता है, जिनकी कुर्बानियां हैं, उनके पास में खाने के लिए कुछ नहीं होता था, लेकिन उन्होंने फांसी के फंदे चुने, लड़ाइयां लड़ी, खुशी खुशी लड़ाइयां लड़ी। मैं सिर्फ एक नमूना बता रहा हूं आपको। नॉर्मली होता यह है कि जिसको फांसी की सजा मिलती है, उस व्यक्ति को जब कुछ 2-4 दिन गैप रहता है उसकी फांसी की सजा में, तो उसकी वजन नाप तोल होती है। 2 नमूने बता रहा हूं आपको। जुल्फिकार अली भुट्टो को भी फांसी की सजा मिली थी, और जुल्फिकार अली भुट्टो उस फांसी की सजा मिलने के बाद उनका वजन घटता चला गया और तकरीबन 5-7 किलो वजन कम हो गया। अमीर घर से आते थे, सब कुछ खाना पीना सही मिलता था, लेकिन उनका वजन घट गया। फांसी के पहले उनका वजन कम था, जो फांसी सुनाए जाने के पहले जो वजन था उससे कम था, तकरीबन 5 किलो से ज्यादा कम था। भगत सिंह को जिस समय फांसी की सजा बोली और जिस समय फांसी पर चढ़ाया गया, उसके बाद जब भगत सिंह का वजन तोला गया तो भगत सिंह का वजन 5 किलो बढ़ा हुआ था। कुर्बानियों से, देश के लिए कुर्बानियों से लोगों का वजन बढ़ता है। आक्रामकता से, हिंसा से, द्वेष से न सभ्यता का विकास होता है, न व्यक्ति का विकास होता है। तो यह नौजवानों को यह चीज समझाई जानी चाहिए। नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि लोग आक्रामक बने, लोग अप्रसन्न रहें। नहीं, नरेंद्र मोदी से लड़ने के लिए जरूरी है कि हर लड़के को, हर लड़की को समझाया जाना चाहिए कि वो खुश रहे, हर कंडीशन में खुश रहे, हर कंडीशन में वो अपने अंदर आक्रामकता के भाव को ना आने दे। अगर आपको लोकतंत्र वापस लाना है तो इसकी पहली शर्त है, घर से बाहर निकलो। नरेंद्र मोदी कभी कोविड के बहाने, कभी फर्स्ट वेव, कभी सेकंड वेव, कभी थर्ड वेव, कभी उसके पहले
नागरिकता कानून, उसके पहले नोटबंदी, तमाम तरीकों से वो चाहते रहे हैं कि लोग घर से बाहर न निकले, आंदोलन न करें। किसान आंदोलन ने आपको एक दिशा दी है, एक मार्ग सुझाया है। घर से बाहर निकलो, नरेंद्र मोदी को परास्त करो। और नरेंद्र मोदी को परास्त तभी कर सकते हैं आप जब आप घर के बाहर निकलेंगे, जन आंदोलन करेंगे। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।